देखो जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स आई, क्वेश्चन में बोला कि एक्स आई जो रैंडम वेरिएबल वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कमा वन, मतलब रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा कमा वन से, और उसने एक कंडीशन क्या दिया, थीटा इज, एक मिनट, थीटा इज नॉन इंटीजर। तो मुझे ये बताओ, तुमने एक्स बार ही मेनली फाइंड किया, तो इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या मैं लिख रहा हूँ, जो कंडीशन बताना, नॉन इंटीजर एंड थीटा बिलोंग टू रियल नंबर और थीटा इज अननोन पैरामीटर, या अननोन कर दो ओनली। तो इन दोनों कंडीशंस में कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं समझ में आया क्या? बताओ। आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या मेरी? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही क्या? हाँ हाँ सर, आ रही है सर, क्लियर। तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलो? इसमें तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया? तुमने एक्स बार फाइंड किया था एमिली। सर डिफरेंस कैसे डिफरेंस हो रहा है मतलब? थीटा एक में रियल नंबर वैल्यू टेक करा, एक में इंटीजर वैल्यू टेक करा, तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि थीटा रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है ना, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन थीटा जब इंटीजर होगा तो हाँ कुछ। ओनली इंटीजर वैल्यू टेक करेगा ना, रियल नंबर का सेट और इंटीजर के सेट में डिफरेंस होता है ना। हाँ वो तो होता है। तो एमएलई में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना, कॉमन सेंस यही कहता है ना कि एमएलई में तो डिफरेंस होगा ही होगा। देखो इसका एमएलई फाइंड करने के लिए मैं तुमको हिंट देता हूँ, इसका एमएलई फाइंड करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम लाइक्लीहुड लिखो, एल एल थीटा माइनस वन एक्स कल डिवाइड बाई, और इसका डिफरेंस वो देखो, रेशियो देखो, मतलब इसका रेशियो देखो, और वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि किस वैल्यू के लिए तुम्हारा थीटा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, एक इंटरवल आएगा, वहां से तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा निकल के मेरे। आईएसआई का प्रॉब्लम अच्छा। सॉल्व कर रही है, थोड़ा सा माइंड मतलब, आईएसआई इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, आईएसआई का क्वेश्चन है ना ये। सर देख के इजी लगेगा लेकिन इजी नहीं होता है, मतलब कुछ गलत हो जाता है वो। कुछ नहीं, वो कॉन्सेप्ट तुमसे पूछेगा, उसका मोटो ही है क्वेश्चन को दूसरे डिजाइन में फार्म करना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता थोड़ा, जब उसमें उसमें थीटा इंटीजर, जब तुम्हारा एमएलई ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो जो सेकंड कर रही हो ना कि ऐसा एन नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो ओबियसली कंट्राडिक्शन तुम्हें मिल ही जाएगा। अब मैं हिंट दे दिया हूँ, जब ना सॉल्व हो तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं तुमको सोल्यूशन दूंगा इसका। हाँ नहीं सर, अब मैं कर लूंगी सर, आपने जो हिंट है उसमें हो जाएगा। ठीक है। ऐसे। और जो और तुम, नेक्स्ट पार्ट में तो डेल्टा मेथड से हो रहा है ना, नेक्स्ट पार्ट? डेल्टा मेथड अप्लाई कर दो। उसका जो पार्ट बी। हाँ हाँ हाँ, डेल्टा मेथड अप्लाई कर दो, और हाँ वहां क्या? पर डेल्टा मेथड अप्लाई करो डेल्टा मेथड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके सर, मैं कर लूंगी ये। तो और कुछ आंसर्स है मैंने किए हैं, लेकिन वो मैं करेक्शन कर नहीं पा रही हूँ अभी भी। सर वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ मतलब हाँ हाँ, ग्रुप में, सेंड करना ग्रुप में सेंड, या पर्सनली? मतलब पर्सनली सेंड करना तुम, अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट अच्छा करो अच्छा ठीक थोड़ा है। बहुत, डिफरेंस इन द सेंस। देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसमें एक्स बार तो श्योरली नहीं था, ये तो तुम मतलब खुद से कंफर्म कर सकते हो कि एक्स बार नहीं होगा एमएलई, एक्स बार के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट करे, लेकिन एक्स बार एमएलई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ थीटा इंटीजर दिया उसने, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट मत इतना सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करो। और आईएसआई का प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम में थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगा है, इतना आसान तो प्रॉब्लम पूछेगा नहीं। हम्म।
और जो तुम्हारा वो गिब्सन का प्रूफ करना चाहती हो, वो जी चक्रवर्ती की बुक ना मैं देखकर तुम जी चक्रवर्ती की बुक मत देखो। उस बुक को छोड़ के एक बार इंटरनेट में जाना और उसमें कैंटली, क्या नाम है उसका, ग्लिंको कैंटिली कैंटिलीना, ग्लिंको मॉरल कैंटिलीना, कैंटिलीलेमा। उस लेमा का प्रूफ देखना, तुमको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में वो जो बुक लिखा है ना चक्रवर्ती ने, अच्छी बुक है, उसकी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं, लेकिन उनकी थ्योरी थोड़ा सा अजीब है। हाँ, थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल का थोड़ा-सा हाँ, उनका कुछ प्रॉब्लम्स ठीक है, ऐसा-ऐसा। लेकिन उनका जो थ्योरी है, उस थ्योरी के लिए तुम कोई अदर बुक भी फॉलो कर सकती हो। थ्योरी के लिए मैं वो एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का वो बुक पढ़ रही हूँ, उसमें थोड़ा-सा नोट टाइप के दिया हुआ है। हम्म। तो आपने तनुजीत सर का जो नोट्स है आपने देखा है? वो नोट्स क्या फॉलो कर सकते हैं क्या? नॉन पैरा का तनुजीत सर का मैंने नोट्स देखा नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, वो तो उस साइट में दिया हुआ है। नॉन पैरा से आईएसआई में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है क्या? नॉन पैरा में तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, मेरे हिसाब से टेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। हाँ, हाँ, टेस्टिंग टाइप का प्रॉब्लम्स ही आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हाँ, आज सब कुछ विजुअल है ना, मतलब मेरा वॉइस और ये, आज नेट का ऐसे इशू नहीं होगा, सब कुछ विजुअल है ना? ठीक है, मैं हाँ पेपर सर। सेंड करता हूँ CSIR नेट का। कौन सा था? बस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक मिनट वेट करो। पेपर मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो आप किस क्वेश्चन पे थे? वो वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, जो यूनिफॉर्म वाला था ये। लेकिन क्लास यहीं पर मैंने वो कर दिया था कि एक्स आई अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, देन वहाँ पर दो इंटरवल था, आई था और जे था। मैंने इन जनरल बात किया था। आई एक कॉन्फिडेंस इंटरवल था जो था ए एक्स ऑर्डर एन, बी एक्स ऑर्डर एन। ओके, एंड एक जे इंटरवल सपोज करो है एक्स ऑर्डर एन प्लस सी, एक्स ऑर्डर एन प्लस डी। ओके, तो इस केस में ये दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, बहुत हर कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, तो इस केस में ये आई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, जे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं है। ये प्रूफ तो देगा आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। बिकॉज क्यों है ऐसा, कोई बताओ, बताओ भाई। आई क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जे क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाता है इसीलिए। हाँ, मतलब एक्चुअली में ये स्केल, लिमिट लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लिमिट निकाली थी हाँ हाँ उसमें थीटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हाँ, इसी मतलब वजह से मेन डिस्ट्रीब्यूशन ला फ्री होता है आई का। हाँ हाँ, मेन लॉजिक है कि जो तुम्हारा एक्स आई है वो एक स्केल फैमिली का है मेंबर। और मतलब इसमें जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जिस्ट करेगा वो स्केल फैमिली का कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज ये स्केल फैमिली है ना, ये एक स्केल फैमिली है, ये एक स्केल फैमिली है। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा स्केल फैमिली का ही होगा, तो ये स्केल फैमिली का ही तो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आई वाला। ओके, अगर मैं पीडीएफ थोड़ा सा चेंज कर दूं अपना, मैं जर्नल बता रहा हूं लेकिन ये प्रॉब्लम आया नहीं है,
थीटा का मैं थीटा प्लस 1 कर दूं ना, तो अब उल्टा हो जाएगा जस्ट, क्योंकि ये हमारा लोकेशन फैमिली है ना, मतलब ओरिजिन को चेंज कर दिया ना मैंने, ये लोकेशन फैमिली है। तो अब इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसमें दोनों में, इसमें जे हो जाएगा इंडिपेंडेंट ना, जे इक्वल टू, क्योंकि इसमें लोकेशन चेंज हो गया ना। अब इसको प्रूफ कैसे करना, वैसे ही प्रूफ करना, इसको ऐसे लिखना, इसको लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर एन प्लस सी ग्रेटर थीटा ग्रेटर एक्स ऑर्डर एन प्लस डी। क्वेश्चन आईडी क्या है सर? क्वेश्चन आईडी नहीं है कोई, मैं बता रहा हूँ ऐसे इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है, ओके सर। ये क्वेश्चन आ चुका है, वहां शायद ए बी की कुछ वैल्यू दिया 2 3 4 ऐसे वैल्यू दिया है, ठीक है, तुम इन जनरल समझो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन आईडी अगर देखना है तो क्वेश्चन आईडी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आईडी बता रहा हूँ, वेट करो एक मिनट। क्वेश्चन आईडी है 507 और पेज नंबर है 22। क्वेश्चन आईडी लिखो यहाँ 507 है और पेज नंबर है 22। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एक्स ऑर्डर 4 दिया, क्योंकि 4 रैंडम वेरिएबल है, आई तुम्हारा अगर 4 है तो 4, ठीक है, और वहाँ यहाँ ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ 0 है डी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जब इस केस पे आएगा, लेकिन इस केस पे आई वाला होगा, इसमें जे मैंने बताया था कि कैसे चेक करना है, चेक कर लेना तुम लोग, इस प्रॉपर्टी को इस पे चेक कर लें, इसमें इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी लिखो 551 है एंड पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40 है, इन क्वेश्चन आईडी है 551, ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ एक्स इज अ नॉन निगेटिव रैंडम नंबर, एक्स एक नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल, ओके, और देन विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू है 1, फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नेसेसरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इनमें ऑप्शन में कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि ग्रेटर 1 होगी या इक्वल हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू पावर 4, सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ sin x होल स्क्वायर, ओके। थर्ड ऑप्शन क्या है, रूट एक्स बार, फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, कोई अप्रोच बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोई ऐसी थ्योरम्स इनइक्वालिटी पढ़ा है जो इसकी गारंटी दे कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा।
मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सबको? अच्छा, मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो गया था क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? मेरी वॉइस तो आ रही है ना? यस सर। अभी मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस था क्या? अभी मतलब इससे पहले नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आया था क्या मेरे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बतलाओ कोई कौन सा इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ठीक है, जेंसन इनइक्वालिटी पढ़े हो? जेंसन इनइक्वालिटी देखो, जेंसन इक्वलिटी क्या होती है? इफ जी इज अ कॉन्टिन्यूअस, सब कुछ प्रॉपर है ना? जब प्रॉपर ना हो तो बोल देना कोई, ठीक है? ये ग्रुप में मैसेज कर देना, जी इज कॉन्टिन्यूअस एंड if g is continuous and convex function on interval I, ओके? I कोई इंटरवल है, मतलब ये कोई इंटरवल है, ठीक है? ए टू बी, ठीक है? कुछ भी हो सकता है इंटरवल, नॉन निगेटिव हो सकता है, 0 to infinity हो सकता है, ठीक है? तो ये एक इंटरवल है और ये एंड x इज अ रैंडम वेरिएबल, x एक रैंडम वेरिएबल है, x इज अ रैंडम वेरिएबल। देन अगर ये कॉन्वेक्स है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x greater or equal to g of एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए होता है। अब कॉन्वेक्स फंक्शन किसे बोलते हैं, कोई बताओ? कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? कॉन्वेक्स फंक्शन बताओ। किसी भी फंक्शन को हम कॉन्वेक्स कैसे चेक करेंगे? अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 है तो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है? इफ g इज अ फंक्शन देन वी चेक डबल डेरिवेटिव, इसका अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 है तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है? लेकिन अगर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है? और कॉनकेव में ये इनइक्वालिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ये कॉनकेव के लिए होता है, ठीक है? इफ जी ऑफ एक्स इज कॉनकेव फंक्शन, ओके? तो ये जेंसन इक्वलिटी है, ठीक है? ये दूसरा केस है, मतलब ये पहला है और ये दूसरा है, बस फंक्शन में डिपेंड है, फंक्शन चेंज तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मुझे बताओ कि पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू पावर 4। तो एक्स टू पावर 4 कैसा फंक्शन है? अगर मैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 4 ले लूँ तो एक्स टू पावर 4 कैसा है? फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? 4x क्यूब। जब सेकेंड करोगे तो क्या होगा? 12x स्क्वायर।
तो 12x² मीन्स ग्रेटर 0 बाई का एक्स इन नॉन निगेटिव, एक्स नॉन निगेटिव तो ग्रेटर 0 ही तो होगा। तो जी तुम्हारा कैसा आ गया, कॉन्वेक्स, जी इज कॉन्वेक्स। ओके, सो जी इज कॉन्वेक्स। अगर जी अब कॉन्वेक्स है तो इनइक्वालिटी क्या होगी इसकी, इनइक्वालिटी होगी एक्सपेक्टेशन x टू पावर 4 इज ग्रेटर, और ये फंक्शन है तो इस फंक्शन में वैल्यू रख दो एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन x टू पावर 4। और उसने क्या बोला है कि एक्सपेक्टेशन x जो है वो 1 है, पहले क्वेश्चन में गिवन किया था ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 टू पावर 4 क्या हो जाएगा 1, तो पहला क्या आ गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आ गया, तो दिस इज ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अब आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड वाला चेक करो थोड़ा, सेकेंड वाला है एक्सपेक्टेशन ऑफ cos ऑफ x होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ x होल स्क्वायर। अब मुझे बतलाओ, जैसे मैं एक g ऑफ x ले लूं cos स्क्वायर x, और एक बार तुम साइन स्क्वायर x ले लो, या तो पूरा ले लो, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसका एक्सपेक्टेशन भी तो 1 के इक्वल ही तो आएगा भाई, इसका एक्सपेक्टेशन 1 के इक्वल ही तो आएगा भाई, इसका जब वैल्यू ही 1 है तो अब तुम ये करो एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ओके, सो जब इसका वैल्यू ही 1 है cos स्क्वायर, अब ये बस तुमको ये चेक करना कि cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x कैसा फंक्शन है। तो इसके लिए तुम क्या करना कि cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x के लिए पहले अलग अलग मान लेना, मतलब cos स्क्वायर x को चेक करना और साइन स्क्वायर x को चेक करना, ये दोनों एक ही फंक्शन होंगे, मतलब एक कॉनकेव फंक्शन आते हैं। तो ये आएगा, जैसे तुम g ऑफ x को cos स्क्वायर x मानोगे ना, तो cos स्क्वायर x जैसे टेक करोगे तो g प्राइम क्या होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2 cos x इंटू साइन x माइनस में, एंड देन क्या हो जाएगा, अभी एक तरह से क्या हो गया माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x ही तो लिखा है, माइनस साइन 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस में। ओके, तो जी प्राइम क्या हो गया निगेटिव, तो ये कॉनकेव हो गया। इसी तरह साइन का जब चेक कर लोगे तो साइन भी कॉनकेव होगा, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करोगे ना तो ये वैल्यू तुम्हारी लेस आर इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब ये ट्रू नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। एक डाउट था सर, हाँ बोलो। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसमें जो एक्सपेक्टेशन cos x का होल स्क्वायर था, तो जो होल स्क्वायर जो ओपन होगा ना तो ई स्क्वायर होगा ना, ई cos स्क्वायर x कैसे होगा, वो पूरा टर्म तो ई स्क्वायर के टर्म में जाएगा। नहीं बात ये देखो, जो एक्सपेक्टेशन, हाँ बात समझो, बात मेरे कहने का मतलब ओके ये है, एक्चुअली में ये जो लिखा है ना ये फंक्शन लिखा है, एक्चुअली में फंक्शन तुम्हारा ये है। ओके, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में तुम जेंसन इनइक्वालिटी लगाओ, इस फंक्शन में जब तुम इस फंक्शन में जेंसन इनइक्वालिटी लगाओगे ना तो ये वाला फंक्शन दे देगा वो, क्योंकि ये यहाँ पर तुम एक्सपेक्टेशन लिखोगे अलग अलग करके, जब लिखोगे तुम मान लो इस वाले में लगाया है तुमने, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ cos स्क्वायर x दिस इज लेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x होल स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो। नहीं सर क्लियर नहीं हुआ। एक आई मीन मिनट, सर एक मिनट वेट करो, cos x का टर्म, हाँ एक मिनट वेट करो, थोड़ा मैंने रॉन्ग लिखा गया, एक मिनट देखने दो मुझे क्वेश्चन। एक मिनट, उसने बोला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x होल स्क्वायर, ओके, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ sin x होल स्क्वायर, ओके, ये चेक करना है ना, तो हाँ
एक्चुअली मैंने क्वेश्चन थोड़ा-सा वहाँ फंक्शन मैंने दूसरा ले लिया था। एक्चुअली ये फंक्शन ऐसा है ना कि इसमें एक्सपेक्टेशन अंदर लगा है ना, तो फंक्शन क्या लोगे? फंक्शन मैंने थोड़ा मिस्टेक से ले लिया। क्या ये फंक्शन लोगे? पूरा ही टर्म लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन कॉस एक्स को ही हम फंक्शन एज्यूम करेंगे। अभी जो ये टर्म जो स्क्वायर वाला है, मीन्स क्या बोल रहे हो तुम? क्या फंक्शन वो करोगे, कंसीडर करोगे? ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स है, हाँ। क्या हम इसे ही मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या इसे ही फंक्शन एज्यूम करेंगे? हाँ, मतलब एक तरह यहाँ से पे एक तरह से ये तुम्हारा जो फंक्शन होगा ना, तो ये फंक्शन क्या है कि ये मान लो पूरा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन cos x, ये जो तुम्हारा पूरा है ना, ये होल स्क्वायर टाइप है ना, तो ये अंदर वाला फंक्शन, मतलब ये फंक्शन ऐसा है कि ये फंक्शन मतलब एक तरह से कि अंदर वाले को मान लो तुम t मान रहे हो ना, तो टी स्क्वायर जाएगा ना, ये टी स्क्वायर मतलब टी ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x जाएगा। बात अभी क्लियर नहीं होगी, देखो बता रहे हैं। जैसे मतलब ये भाई ये क्या लिखा है ना, ये ऐसी इनइक्वालिटी लिखी है, मतलब ऐसा हम कर देते हैं ना फंक्शन में, ये वैल्यू लिख देते हैं ना एक्सपेक्टेशन फंक्शन में, ये होल स्क्वायर प्लस ये है लिखा है, ये इधर की वैल्यू तुम्हें बताना है कि यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या लिखे, ये वाली फाइंड करना है। समझे, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन तुम्हें फाइंड करना कि ये फंक्शन क्या होगा। भाई जब एक्सपेक्टेशन ऑपरेट होगा, मतलब ये वाला फंक्शन, मेरे मतलब ये वाला फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन होगा cos स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर में भी ये होगा ना फंक्शन। नहीं, ये अगर फंक्शन हम टेक कर रहे हैं ना, ये फंक्शन तो नहीं होगा। वेट करेगा cos स्क्वायर एक्स अगर हम टेक करेंगे तो एक्सपेक्टेशन तो यहाँ जाएगा, cos एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर आएगा ना, ये होगा। इसको लीव करो अभी, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन लीव करो, लेकिन सेकेंड ट्रू नहीं, मैं इसको कल वो करूँगा। इसको मैंने सॉल्व किया था, याद नहीं अभी आ रहा है कन्फर्म, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, इसको लीव करो, सेकेंड लीव करो। ठीक है। ये ऐड दो फंक्शन से ऐड करने से बना, ये तो कंफर्म है कि ऐड से बना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट एक्स होगा, ठीक है। अब रूट एक्स, ये यहाँ जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स को चेक कर लो कैसे फंक्शन होगा, ये 1/2 एंड एक्स टू पावर -1/2, देन क्या होगा ये -1/4 एक्स टू पावर -3/2, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स वो कॉनकेव हो गया ना फंक्शन। भाई ये जी प्राइम है और ये जी डबल प्राइम है, तो ये क्या है, ये नॉन निगेटिव है ना भाई, बताओ। यस सर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये लेस होगा किससे, अब ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रूट, यही होगा ना भाई। इस फंक्शन में हम लिख देते हैं वैल्यू, तो लेस आर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। समझ, एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x, एंड 1/x को फंक्शन मानो जी ऑफ एक्स, तो जी प्राइम क्या आएगा, जी प्राइम आएगा तुम्हारा -1/x², देन क्या आएगा तुम्हारा 2/x³, तो ग्रेटर 0 हो जाएगा, मतलब ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। जब ये कॉन्वेक्स फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ओके, यही होगा ना। तो ये ग्रेटर किसके हो जाएगा, 1 के, तो ये भी ट्रू हो गया। अब बचा तुम्हारा सेकेंड पार्ट ना, सेकेंड, ये थर्ड था,
सेकंड पार्ट कर बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x होल स्क्वायर प्लस सर थर्ड वाला ट्रू होगा कि फॉल्स? थर्ड वाला फॉल्स होगा ना, थर्ड वाला फॉल्स इसलिए होगा इक्वल ना, थर्ड वाला चेक करना रूट एक्स कैसा फंक्शन है, सर सर इक्वलिटी इक्वल टू साइन भी तो आ रही है, क्या हुआ? सर। थर्ड में इक्वलिटी भी तो एग्जिस्ट कर रही है जैसा आपने बताया। अच्छा आर लिखा है ना इक्वलिटी पे, यस सर। तो थर्ड ऑप्शन ट्रू हो सकता है, आर लिखा है तो ट्रू हो सकता है, ट्रू होगा। आर आर मैंने सोचा एंड वाली, मैं एक्चुअली मैं एंड लेकर चल रहा था, मतलब दोनों एक साथ हों, लेकिन यहाँ आर भी बोला है तो ट्रू हो सकता है ये, ठीक है। मैं एक्चुअली में एंड लेकर चल रहा था, आर बोला है ना तो ट्रू होगा, ठीक है, थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ में ये क्वेश्चन, मैं एक्चुअली में ये क्वेश्चन, ये जो इसके नीचे जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया वो परमुटेशन का क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें रैंडम वेरिएबल बनाना मेरा मतलब मैंने काफ़ी हद तक इसको कोशिश किया लेकिन सॉल्व हुआ नहीं। अगर किसी से हुआ हो तो अपना सोल्यूशन बता सकता है। बाकी मैं अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो बताऊंगा, नहीं अभी लीव कर दो इसको। ये है तो परमुटेशन का, एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 से 2 तक नंबर हैं, 1 से n तक नंबर हैं, और इसको तुम क्या करो, ये फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला कि ये परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब ये होता है कि इसको तुम परम्यूट कर दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो n-1 ऐसे, लेकिन इसका नंबर फिक्स हो जाए, मतलब इसका रैंक फिक्स हो जाएगा एक तरह से, परम्यूटेशन में यही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है वो नॉन पैरामेट्रिक से डिजाइन किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये सॉल्व होता है तो मैं कल डिस्कस करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। एक दो ऑप्शन में मुझे डाउट है, बाकी अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो अपना सोल्यूशन बता सकता है। एक डाउट था, पूछो। जेंसन इनइक्वालिटी में जो हमारी कॉन्वेक्स का होता है तो उसमें ग्रेटर और इक्वल टू कंडीशन होती है। जब कॉनकेव होता है तो जो इनइक्वालिटी होती है वो लेस देन होती है या फिर लेस देन इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू। सर ओके, बिकॉज सर अगर इस तरीके से देखा जाए तो सर इक्वलिटी तो दोनों में ही आ रही है और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू तो 1 तो आएगी ही, तो तीन ऑप्शन तो डायरेक्टली ट्रू हो जा रहे थे, इक्वलिटी पे तो सारे ही होल्ड कर रहे हैं। हाँ था, तीन ऑप्शन ट्रू हो जा रहे थे, ये सही कह रहे हो तुम। चौथा सेकेंड ऑप्शन में प्रॉब्लम कर रहा था ना। यस सर। हाँ, तीन ऑप्शन ट्रू हो जा रहे थे इक्वलिटी पर, लेकिन लेकिन जो तुम कह रहे हो कि इक्वलिटी पे होल्ड कर जा रहे हैं, तो उसके कहने का मतलब है कि ये तुम कैसे मतलब डिसाइड करोगे कि इक्वलिटी लगेगी। बात समझ में आई? ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एक्सपेक्टेशन 1/x इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन x, ऐसे तो कहीं ये है नहीं। मतलब ये उसे कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये था कि तुम ऐसे तो इन जनरल ये तो होता नहीं है ट्रू, ये तो ट्रू होता नहीं है, ये नहीं ट्रू होता ना। नहीं सर। तो बस यहाँ पर तुम कौन सी इक्वालिटी लगाओगे, बस वो ये पूछना चाह रहा था। जेंसन इक्वालिटी अप्लाई करने के बाद ही तो इक्वालिटी तुम बता पाओगे। यस सर। हाँ, बस ये क्वेश्चन का लॉजिक था। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट भी ऑपरेट कर देता है एक्सपेक्टेशन तो क्वेश्चन उसका वहां पर सही हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने घुमा के एंड लगा देता, एंड, तो फिर तुम्हें मतलब डाउट हो जाता क्वेश्चन में। यस सर, तब प्रॉब्लम आती है। हाँ, सर इक्वल लेस और इक्वल टू होगा या ग्रेटर और इक्वल टू होगा? सर इक्वलिटी तो होल्ड ही करेगा सब में, तब तो सारे ही ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे सर। फोर्थ में इक्वालिटी सेकंड शायद वाले होल्ड नहीं ऑप्शन में करेगा, हो सकता है सेकंड में कि इक्वालिटी, सेकंड वाला मैं कल डिस्कस करूंगा, इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि इक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर इक्वालिटी होल्ड भी करेगा हो सकता है 1 ना आए।
लेस देन 1 भी आ सकती है। लेस देन 1 हो सकता है ना, मतलब 1 से मान लो एक यहाँ ही केस बन रहा है कि अगर लेस देन 1 आया हो तभी सकता है मेरे वो हिसाब से 1 अगर रॉन्ग होगा। हाँ 1 ना आए तभी तो ये रॉन्ग होगा ना ऑप्शन। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन किसी ने अगर बनाया हो तो बताओ, वरना पैसे उसका छोड़ो, अभी मार्कअप चैन बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी इन्फेंस कर रहे हैं। तो अब यूनिट मतलब क्वेश्चन आईडी 55 में आ जाओ, 555 में, और पेज नंबर है 42। पेज नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एक्स फॉलोज जियोमेट्रिक हाफ टेकिंग वैल्यू, यहाँ ये देख लेना कि वैल्यू 1 से टेक कर रहा है, ठीक है ना, 1 से, ठीक है। एंड कंडीशनल ऑन एक्स मतलब y गिवन x, एक्चुअली में बोला y में कंडीशन है x की, देन दिस फॉलोज पॉइसन x, ओके, ठीक है। सिमिलर सपोज, ये मतलब 2 रैंडम वेरिएबल हो गए, ठीक है, ये 2 हो गए। और फिर बोला आगे सिमिलर ऐसे ही सपोज करो कि y फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन 1 को, एंड देन u गिवन b गिवन u, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक 1/u+1, ओके। तो मुझे ये बताओ, अब लिखने में तो किसी को कोई डाउट हुआ नहीं है? कोई डाउट है किसी को लिखने में? क्वेश्चन तो सब लोग लिखे लिए होंगे ना। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या बोला है, देखो ऑप्शन में 4 चीज कैलकुलेट करना, बस यहीं से ग्रेटर, एक एक्सपेक्टेशन y फाइंड करना है, एक एक्सपेक्टेशन u फाइंड करना है, सॉरी b फाइंड करना है, एंड थर्ड फाइंड करना वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ b, तो मैंने एक दिन एक रूल बताया था, अब आ जाओ अपने थ्योरी पे थोड़ा। मैंने एक दिन एक रिजल्ट बताया था, मैंने बोला था कि कभी अगर x तुम्हारा कुछ फॉलो कर रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, डी को, और y गिवन x किसी को फॉलो कर रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड करने को कहे तो हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। मैंने एक दिन ये बताया था, इसको कुछ नहीं करना, 2 बार एक्सपेक्टेशन लगाना और ये कर देना है। और अगर वेरिएंस फाइंड करना पड़े y का तो ये फार्मूला लगाना है, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, तो बस यही फार्मूला अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले उसने क्या बोला है, हमें फाइंड करना एक्सपेक्टेशन y, ठीक है, तो उसने क्या बोला है, पहले ऑप्शन पे आओ, एक्सपेक्टेशन y अगर फाइंड करना है तो उसने बोला कि y तुम्हारा x तुम्हारा फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक हाफ को। अब मुझे ये बताओ इसका मीन क्या होगा, पहले बताओ। यहाँ एक चीज और याद करना, मतलब याद रखना कि x तुम्हारा 1 से फॉलो कर रहा है, मतलब 1 से इसकी रेंज है, 0 से नहीं है, तो इसका मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2 1/1/p यानी 1/2 आएगा। अच्छा अब ये बताओ कि मान लो तुमको इसका नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, मान लो तुम्हें 0 वाला याद है तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो कुछ नहीं करना, जिसको याद नहीं है उसको एक ही याद रखना, अगर 0 वाला याद है तो मुझे बताओ, अगर 0 वाला x से मान लो, सपोज करो कि ये, अब यहाँ समझो थोड़ा एक्सपेक्टेशन, जैसे x तुम्हारा ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्री p को, लेकिन यहाँ x की जो रेंज है वो है 0 से, ठीक है, 0, क्योंकि ज्योमेट्रिक में जो होता है ना, तो तुम सीरीज सॉल्व करोगे ना तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे 0 वाला एक्सपेक्टेशन अगर तुम्हें पता है, इसका एक्सपेक्टेशन तो होता है नाम है q/p, तो अगर तुम्हें 1 वाली का भी रेंज दे दे 1 से, तो कुछ नहीं करना, इसने ओरिजिन को चेंज कर दिया, तो तुम क्या करना कि x एक रैंडम वेरिएबल मान लेना जो इसको फॉलो कर रहा है, इसमें 0 से था, इसमें 1 से था, तो इसमें 1 ऐड कर देना। जब 1 ऐड कर दोगे ना तो ये रेंज कहाँ से चेंज हो जाएगी, 1 से आ जाएगी कि नहीं,
देखो मैं बता रहा हूँ, यस सर। थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बताते हैं। ये मान लो एक y है, y तुम्हारा 1 से 2 है, लेकिन ये भी y जो फॉलो कर रहा है वो ज्योमेट्रिक p को ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन बस रेंज में डिपेंड वो है थोड़ा, ये 0 से है और ये 1 से है। तो y और x के बीच क्या रिलेशन है? y इक्वल टू है x प्लस 1। ये रिलेशन कैसे आया? रेंज से आया भाई। x की रेंज 0 से है, y की रेंज 1 से है, तो y की रेंज के लिए तुम x प्लस 1 लिख सकते हो ना। तो अगर तुम्हें कभी एक्सपेक्टेशन y निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ये वाला रैंडम वेरिएबल मान लेना बस हर जगह, मतलब इसका याद है तो ये वाला कर लेना, मतलब ये रैंडम वेरिएबल का तुम। इससे क्या होगा ना कि तुमको सीरीज नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इससे तुम सीरीज सॉल्व करने से बचोगे। अभी वेरिएंस की बात कर देगा तो तुमको सीरीज सॉल्व करना पड़ जाएगा ना। तो अगर तुम रैंडम वेरिएबल को रिप्लेस करोगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा। जो फॉरेन राइटर होते हैं ना वो ज्योमेट्री को कभी सीरीज से नहीं सॉल्व करते, वो हमेशा कंडीशन देकर सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री को। रीजन जानते हो क्या है? कि वो क्वेश्चन को लेंदी कभी नहीं बनाते, वो 2-3 लाइन 4 लाइन में ही ज्योमेट्री को निपटाए, मतलब उनका फंडा ही यही रहता है, इसीलिए फॉरेन बुक समझ में नहीं आती फास्ट। वो बाइनोमियल को भी कंडीशनल देंगे, मतलब कंडीशन देकर वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं। तुम शेल्डन रास का भी बुक पढ़ना ना, उसमें मीन वेरिएंस देखना ज्योमेट्री का उसने कैसे फाइंड किया है। इंडियन राइटर जो होगी वो पूरी सीरीज सॉल्व किया होगा, लेकिन फॉरेन राइटर कंडीशन देकर ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं हमेशा। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स में देखो अप्रोच अलग अलग होता है। अब देखो कंडीशनल देना सबको नहीं आता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अगर सबसे टफ टॉपिक आता है ना तो कंडीशन आती है। कंडीशनल देखो तुम ये भी निकाल लोगे क्या, ज्वाइंट मतलब मार्जिनल निकाल लोगे, एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे, लेकिन जब कंडीशनल का चीज आ जाएगा वहां फंस जाते हैं बच्चे। कंडीशनल में लिमिट ही नहीं समझ पाते कि कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ हम इंटीग्रेट करें। जो किसी चीज में कंडीशन लग जाती है ना तो वो एक टफ टास्क बन जाता है। तो ठीक है, इसको अगर कभी सॉल्व करना हो तो x प्लस 1 मान के इससे सीरीज सॉल्व करने से बच जाओगे। अगर एक याद है, मूल्य एक याद रहता है सबको, लेकिन एग्जाम में क्या करता है आईआईटी हमेशा 1 से पूछता है, वो 0 से कभी नहीं पूछता। 1 से पूछेगा या 2 से पूछेगा या 3 से पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है वो कहीं से, लेकिन बस यहाँ पीडीएफ पीएमएफ चेंज कर देगा वो। तो तुमको क्या करना है कि एक 0 वाला याद करना है और तुरंत लिखना है कि 0 और इस रैंडम अरे में ना क्या रिलेशन है। रिलेशन हमेशा ये कांस्टेंट में होगा, मतलब ओरिजिन चेंज करता है, स्केल कभी नहीं चेंज करता, ओरिजिन ही चेंज करता है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका 2 होगा, क्योंकि इसका जब तुम रैंडम ये भाई 1 से स्टार्ट है, तो अगर देखो अब इसका मैं निकाल देता हूँ, जैसे इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना चाहो ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो है q बाई पी प्लस 1। तो जब ऊपर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा q प्लस पी, और ये 1 होता है नीचे p, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपॉन 1 बाई 2। भाई p ये है तो 1 अपॉन 1 बाई 2 मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। एक्सपेक्टेशन y को मैं क्या लिखूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, और यहाँ भी एक एक्सपेक्टेशन। देखो तो ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ये किसका एक्सपेक्टेशन है, बाहर वाला, ये x का एक्सपेक्टेशन है, ये y का एक्स का होता है। क्या हुआ, नहीं कह रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में होता हाँ है। ये x का रिस्पेक्ट। तो अब मुझे बताओ y गिवन x क्या फॉलो कर रहा है, y गिवन x जो फॉलो कर रहा है ये क्या बोला था, पॉइसन x। तो पॉइसन x का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, लेमडा। तो x का मतलब x ही हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। अगर पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका यही होता है एक्सपेक्टेशन, तो यही एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेशन हो जाएगा इसका x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, तो ये क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आया, अभी हमने फाइंड किया 2, तो ये 2 आ गया। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गया 2। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो एक्सपेक्टेशन y कैसे फाइंड किया हमने। जो मैथ से हैं वो मोनली इसमें फोकस करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है ज्योमेट्रिक से, एग्जाम में क्वेश्चन ज्योमेट्रिक से आ सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिक में देखो 2-3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है, और उसकी कंडीशनल मतलब कंडीशनिंग की प्रॉपर्टी एक है, और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, वो वाली प्रॉपर्टी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब यूनिफॉर्म फॉलो करता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब ज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म में कोई रिलेशन है? शायद कुछ हाँ, जो ज्योमेट्रिक ग्रेटेस्ट इंटीजर करके है। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर करके तो नहीं। तो 1 माइनस 1/2 था क्या कुछ। हुआ? सर x गिवन x प्लस वाई ऐसा हाँ कुछ हाँ था। हाँ, एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, सही बोला तुमने। एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, जैसे पॉइसन के केस में एक्स गिवन एक्स प्लस वाई बाइनोमियल फॉलो करता है, इसी तरह ज्योमेट्रिक के केस में एक्स गिवन एक्स प्लस वाई यूनिफॉर्म फॉलो करता है। और यस सर, x यूनिफॉर्म में गिवन x प्लस वाई इक्वल टू t। यूनिफॉर्म, अगर t हाँ, 0 से होता है तो t प्लस 1, और अगर t 1 से होता है तो 1 अपॉन t n माइनस 1, मतलब t माइनस 1 यूनिफॉर्म, लेकिन वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। हाँ डिस्क्रीट होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होता है। तो भाई बुक पढ़ो अच्छी अच्छी, मतलब थोड़ा सवालों के प्रति अगर केयरफुल रहोगे तो, अब मान लो उसने प्रॉपर्टी पूछ लिया कहीं एक्स अपान एक्स प्लस वाई, तो तुम वहाँ ड्राइव करोगे। ड्राइव करना और रिजल्ट पता होने में बहुत डिफरेंस होता है। रिजल्ट पता होगा क्वेश्चन सेकंड में बनेगा, लेकिन ड्राइव करने में हो सकता है ड्राइव ही ना हो। तो ये किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं। अब ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखो, अब जस्ट वो बोला यू जो फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है तुम्हारा क्या, पॉइसन 1। अच्छा, जो बी गिवन यू है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक 1 अपान यू प्लस 1। ओके, तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर तुम्हें v निकालना है b, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ b गिवन u। ओके, और मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन, मतलब b गिवन u क्या होगा। भाई ये ज्योमेट्रिक है, वही ये भी 1 से वैल्यू फाइंड कर रहा है, प्लस 1। तो ये u प्लस 1 हो जाएगा। तो u प्लस 1 आ गया, तो यहाँ रख दो वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस 1 हो जाएगा। तो u प्लस 1 मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या है भाई, u का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, पॉइसन में क्या होगा एक्सपेक्टेशन, ये हो 1। जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो मतलब क्या पता चला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ b दोनों इक्वल हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ b और एक्सपेक्टेशन ऑफ y दोनों इक्वल है, तो इसमें दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे। भाई ये दोनों जब इक्वल हैं तो इक्वलिटी केस तो दोनों में है, तो दोनों जगह तो ट्रू होगा। तो पहला और दोनों ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें ना तो इक्वल है दोनों ही, मतलब एक्सपेक्टेशन दोनों के इक्वल है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन ट्रू होगा। ग्रेटर लेस की बात, ग्रेटर लेस तो है नहीं, इक्वलिटी दोनों में, तो इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ट्रू हो गए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड देखो, अब वेरिएंस ऑफ y फाइंड करो। जब वेरिएंस ऑफ y फाइंड करोगे तो इसका फार्मूला मैंने बताया ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x एंड प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। तो अब मुझे बताओ x क्या फॉलो कर रहा है, x फॉलो कर रहा है तुम्हारा जियोमेट्रिक हाफ, एंड y गिवन x क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन x। तो बताओ, तो वेरिएंस ऑफ y गिवन x क्या होगा, पहले बताओ एक्सपेक्टेशन फिर वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन तो बताया भाई, एक्सपेक्टेशन क्या होगा, x होगा, और वेरिएंस भी x होगा, क्योंकि पॉइसन के केस में दोनों इक्वल आते हैं ना, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन। पॉइसन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह तुम्हारा गामा भी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इक्वल होंगे, लेकिन गामा में इन जनरल नहीं होते, लेकिन पॉइसन में जनरली होते हैं इक्वल। गामा में क्या होता है कि तुम्हारा डिपेंड करता है स्केल और ओरिजिन में क्या वो है, जो लोकेशन और स्केल में। ठीक है, लेकिन पॉइसन में हमेशा वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो इस पे। तो पहला आ जाएगा तुम्हारा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, प्लस दूसरा आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अब बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, 1, 2। सॉरी 1/1/2 एंड 2। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस वही होगा q अपान पी स्क्वायर, मतलब 1/1, मतलब ये भी तुम्हारा 2 होगा ना। यस सर। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। वेरिएंस क्यों इक्वल आया, वेरिएंस देखो यही होगा q अपान पी स्क्वायर। इसका रीजन कभी सोचो कि यहाँ पर जबकि x तुम्हारा 1 से वैल्यू ले टेक कर रहा है, तो ये क्यों इक्वल आया q अपान पी स्क्वायर के ही। सो जो स्केल क्वांटिटी होती है, और जैसे variance, 1 लास्ट में हाँ 0 हो और जाएगा ना, वेरिएंस, जो वेरिएंस आपने रैंडम वेरिएबल को चेंज किया था,
हाँ, उसमें वेरिएंस डिपेंड ही नहीं करता स्केल पे भाई वो सॉरी Yes, sir. ओरिजिन पे वेरिएंस डिपेंड ही नहीं करता। जब ओरिजिन तुम चेंज कर रहे हो x+1 कर रहे हो तो इसमें वेरिएंस ओरिजिन से कोई मतलब ही नहीं है, वेरिएंस तो इक्वल ही आएगा, इसीलिए q/p² ही आता है। ठीक है, तो 2 + 2 = 4 ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम वेरिएंस ऑफ बी में। तो वेरिएंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने वेरिएंस मतलब वेरिएंस हर जगह लिखूंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ बी गिवन यू प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ बी गिवन यू। तो मुझे बताओ बी गिवन यू क्या है, बी गिवन यू तुम्हारा फॉलो कर रहा है क्या, पॉइसन 1, और बी गिवन यू क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है क्या, ज्योमेट्रिक 1/u+1। ओके, अब आओ एक्सपेक्टेशन ऑफ बी गिवन यू क्या आया था, बताओ, ये u+1 आया था, और वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस आएगा तुम्हारा 1 - 1/u+1, मतलब u+1 - 1, मतलब ये आएगा u²। वेरिएंस क्या आएगा, सॉरी u² नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा u/u+1 इंटू u+1 होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा u इंटू u+1, यही आएगा ना वेरिएंस, बताओ। Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया तो वो ऐसे करे, इसको p माने, ठीक है, ये p है, तो वेरिएंस मैंने क्या बताया होता है q/p² ज्योमेट्रिक में। तो ये q की वैल्यू कितनी, भाई ये p है तो q1 - p हो जाएगा, तो 1 - 1/u+1, एंड p की वैल्यू क्या है 1/u+1 का होल स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर u/u+1 आएगा, ये मैंने लिख दिया, और नीचे वाला जस्ट रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एक्सपेक्टेशन, ये वेरिएंस, बस वैल्यू रख दो इस पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u² प्लस u, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया u का, ठीक है, यहाँ पर, प्लस वेरिएंस ऑफ u+1। अब u तुम्हारा पॉइसन है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u² प्लस u, तो मतलब ये अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा क्या, u² प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस वेरिएंस ऑफ u+1। भाई वेरिएंस का तो ओरिजिन में कोई चेंज ही नहीं पड़ता, तो वेरिएंस ऑफ u के ही इक्वल होगा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u² क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि 1 + 1 मतलब वेरिएंस प्लस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, यही होगा ना भाई। इसका फार्मूला जो होगा एक्सपेक्टेशन x² Yes, हम sir. कैसे फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं हम वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसका होल स्क्वायर। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 तो ही आएगा, ये 2 आ गया, तो ये भी 4 आ गया, मतलब दोनों इक्वल हैं, मतलब वेरिएंस ऑफ b और वेरिएंस ऑफ y भी इक्वल हैं। ओके, ये वेरिएंस ऑफ y था, ये वेरिएंस ऑफ y था, ये वेरिएंस ऑफ y था, तो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस ऑफ b आ गया, तो इसमें चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। ठीक है भाई, इक्वलिटी तो दोनों में है, इक्वल ही आया है, ग्रेटर लेस में तो कोई वही नहीं आया, रिलेशन ही नहीं आया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन ट्रू हो गए, मतलब थर्ड और फोर्थ चारों ट्रू हो गए। ठीक है, बस उसने क्या किया था कि 2 रैंडम वेरिएबल अलग अलग कर दिया था, और लेकिन ऐसा किया था कि दोनों का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस इक्वल हो जाए। अब तुम समझो कि जो CSIR का पेपर सेट करता है उसको कितना मतलब एक्सपीरियंस रहता होगा क्वेश्चन सेट करने का, मतलब हाई प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो हाई लेवल में बहुत स्टैटिस्टिक्स को, मतलब उन लोगों को बहुत कंट्राडिक्शन भी पता रहता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत क्वेश्चन में आंसर देते हैं। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है या फिर क्या होता है, लेकिन कभी कभी देते हैं, ऐसा नहीं। देखो 2 रैंडम वेरिएबल उसने लिए, लेकिन 2 रैंडम वेरिएबल ऐसे बनाया कि जिसका मीन और गिवन के केस में बनाया उसने। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो, अब आगे नहीं बढ़े। किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में,
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, जस्ट इसके नीचे लिखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है, क्वेश्चन आईडी है तुम्हारा 556, ओके, एंड पेज नंबर तुम्हारा है जो वो जस्ट इसके नीचे है, तुम लोग समझ लोगे। अब ये कह रहा है कि तुम्हारा जो एस है, पहले बोला उसने कि x1 y1 so on xn yn be an independent observation from the uniform distribution। यूनिफॉर्म कहां से कहां तक, थीटा से थीटा प्लस 1 तक, लेकिन ज्वाइंटली है ना ये, मतलब एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर थीटा एंड थीटा प्लस 1, ये है रेंज, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि व्हेयर थीटा ग्रेटर 1, थीटा को अब उसने बोला कि ग्रेटर 1 है एंड इज अननोन पैरामीटर, ये अननोन पैरामीटर है। अननोन पैरामीटर, ओके, अननोन पैरामीटर, ओके। देन बोला है कि व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अब मुझे ये बताओ, सर 1 2 3 होगा क्या? देखो मैं अप्रोच देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इसमें एमएलई पूछा है ना, एमएलई जो है, एमएलई हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो डिपेंड कर रहा है रेंज पे, तो इसकी रेंज लिखो, सिर्फ रेंज लिखो, थीटा से एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर ग्रेटर 1, ग्रेटर थीटा प्लस 1। अब तुम इसको अपनी वैसे, जैसे मैं वन पैरामीटर में करता, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, दो रैंडम वेरिएबल है, हम वन रैंडम वेरिएबल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो थीटा से क्या होगा, मिनिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, भाई इसको आर्डर में तो मैं लिख नहीं सकता भाई, एक रैंडम वेरिएबल होता तो मैं ये लिख देता कि एक्स आर्डर 1। अब ये कई रैंडम वेरिएबल, तो मैंने इसको मिनिमम लिख दिया, ओनली मिनिमम लगा दिया, दो रैंडम वेरिएबल तो इसका मिनिमम, ठीक है। सोन सेकेंड आर्डर जो स्टैटिस्टिक आएगी, सोन ऐसे जो nth होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ और एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ग्रेटर थीटा प्लस 1, ओके। तो अब यहाँ से ये बताओ मुझे कि अब यहाँ से थीटा बनाओ, तो थीटा के नज़दीक एक तो आ गया तुम्हारा मिनिमम, मैंने नज़दीक वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जो जिसके पास होगा वही उसके बारे में जानकारी रखेगा, तो ये वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से तुम्हारी आएगी मैक्सिमम -1, इस वाले से क्या वैल्यू आएगी, ये तो पहले वाली मतलब इससे वैल्यू आ गई, ठीक है, इससे, और लास्ट वाले से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ करते हैं, यहाँ मैक्सिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर ग्रेटर थीटा प्लस 1। तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर -1 ग्रेटर थीटा। तो इसमें एमएलई क्या आया, थीटा का एमएलई क्या आया, मतलब यहाँ आया थीटा का एमएलई मैक्सिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर -1, एक ये आया, और सेकेंड क्या आया, मिनिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ओके।
ये आया ना? तो इसमें तो ये आएगा एमएलई, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दिया ना उसने। उसने एक चीज और बोला क्या, थीटा ग्रेटर 1 ना। जो बोल रहा था पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों होगा, वो क्या लॉजिक था उसका, बताओ। सर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका तो वो एमएलई हो जाएगा। लेकिन तो लीनियर सर कॉम्बिनेशन, मैं बात सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या अल्फा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक्स ऑर्डर एन, एन प्लस एक्स ऑर्डर 1, सॉरी, अगर एक्स ऑर्डर एन और एक्स ऑर्डर 1 में मेल ही आता है तो अल्फा एक्स ऑर्डर एन प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स ऑर्डर 1। मान लो एक्स ऑर्डर एन और एक्स ऑर्डर एन कामा एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई, ठीक है। ये मान लो किसी के एमएलई, तो ये बोल रही हो तुम ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ एक चीज होती है कि अल्फा बिलोंग करता है 0 to 1। ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, मतलब 0 और 1 वैल्यू नहीं ले सकता कभी वो। जब 0 1 वैल्यू नहीं लेगा तो एक्स ऑर्डर एन और एक्स ऑर्डर 1 की बात कैसे कर सकते हो? लेकिन इसमें आंसर फर्स्ट ट्रू दिया, ऐसा क्यों? ओके, फर्स्ट इसलिए होगा, फर्स्ट इसलिए होगा, लेकिन ये एक्चुअली में ये दिक्कत दे दी है ना। जो तुम्हारी लोअर लिमिट हो गई ना थीटा की, जो लोअर लिमिट हो गई ना, वो ऐसा होगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें इसलिए ट्रू होगा कि यहाँ थीटा से ग्रेटर तुम लिखोगे एक्स आई स्क्वायर, ओके फाइन, वाई आई स्क्वायर। लेकिन जो तुम्हारा ये थीटा है, ये लेस, मतलब ये ग्रेटर 1, मतलब ये थीटा जो है, ये थीटा की वैल्यू जो है, ये थीटा किससे बड़ा है? ये थीटा बिगर है 1 से, मतलब ये तुम्हारा 1 से बड़ी, मतलब 1 टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर ग्रेटर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू ना फाइनली बनी। बात समझ में आया? तो अब ये जब बना तो यहाँ पर मैक्सिमम ही एमएलई एग्जिस्ट करेगा, यहाँ ये इस केस में मैक्सिमम ही एमएलई एग्जिस्ट करेगा। देखो मैंने बोला ना, थीटा की रेंज बहुत वो करती है। देखो ये थीटा की रेंज ने पूरा एमएलई चेंज कर दिया, इस थीटा की रेंज ने पूरी एमएलई चेंज कर दिया। लेकिन अगर इन जनरल तुम्हें एमएलई फाइंड करना है तो ये थीटा की रेंज क्या होती है, वो ग्रेटर 0 होता है ना भाई, थीटा ग्रेटर 0 होता है ना, अगर जब तुम्हारा एक्स ऑर्डर एन होता है, एक्स ऑर्डर एन और एक्स ऑर्डर 1। यस सर। तो यहाँ ग्रेटर 1 ने रेंज को पूरा चेंज कर डाला, मतलब यहाँ 1 से बड़ी, क्योंकि मिनिमम तो इसका 1 से बड़ा ही आएगा ना। अब इसने क्या बोला कि मिनिमम एक्स आई स्क्वायर ये 1 से बड़ा होगा, तो मतलब एमएलई इसका जो होगा, एमएलई यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ से तुम्हारा भाई एक तो फिक्स ही हो गया, मिनिमम तो हमने फिक्स ही कर दिया, तो वाई आई स्क्वायर ग्रेटर थीटा प्लस 1। तो जब इस रेंज को फिक्स कर दिया तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से एक ही तो पता चला, -1 ग्रेटर थीटा, तो यही एमएलई होगा। ओके, मीन्स एमएलई तुम्हारा क्या हुआ, ग्रेटर 1, मतलब 1 से बड़ी सारी वैल्यू, तो एमएलई तो मैक्सिमम एक्स आई स्क्वायर -1 ये हुआ ना।
मतलब इस पॉइंट पे वो कहीं मैक्सिमम तुम्हारा मिल जाएगा लाइकलीहुड। ठीक है, समझ में आया सबको? इसलिए अपने पैरामीटर की ये देख लेना कि पैरामीटर रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर तो नहीं दिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर्स होते हैं। जैसे थीटा इज एन इंटीजर इन नॉर्मल केस रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर है। क्वेश्चन हमेशा आजकल जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एमएलई में क्वेश्चन आते हैं, इसको रिस्ट्रिक्टेड एमएलई बोलते हैं। ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड एमएलई है ना, क्योंकि अगर जैसे मैं यहीं पर क्वेश्चन कह दूं कि नॉर्मल थीटा कामा 1 and theta greater or equal to 0, then what is the MLE of theta? अब बताओ मुझे MLE of theta। एक्स बार। नहीं, एक्स बार नहीं होगा, यहां जो MLE होगा वो ये होगा मैक्सिमम ऑफ 0 कामा एक्स बार, मीन्स 0 if x bar less 0, x bar if and only if x bar greater than equal 0, ये होगा MLE। क्योंकि यहाँ थीटा की रेंज उसने क्या बोला, यहाँ थीटा 0 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ थीटा ग्रेटर 0 है, ठीक है। मान लो एक्साई फॉलो कर रहा है, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड एमएलई। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एमएलई है एक तरह से एमएलई तुम्हारा ये बना, लेकिन इसमें वन, भाई 1 भी आ गया। जब मैक्सिमम की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो 1 हो जाएगा एमएलई। इसका फॉर्मेट अगर तुम देखना चाहो तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब ये 1 से छोटी वैल्यू ले लेगा तो 1 हो जाएगा एमएलई, लेकिन इसमें बेल नोन यही केस दिया तो यही केस होगा, ठीक है। बेल यही केस दिया ना, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज थीटा 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है ना, इसलिए यही एमएलई होगा। अगर तुम्हें इन जनरल लिखना है एमएलई ना, तो एक फंक्शन के तौर पे यहाँ एमएलई एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन का मतलब ऐसे फॉर्म में लिखो, हमेशा ऐसे फॉर्म में एमएलई होगी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब उसका एमएलई जो होगा एक तरह से पीछे वाले का, वो होगा मैक्सिमम ऑफ 1 कामा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर माइनस 1, ये होगा एमएलई। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है तो इसलिए उसने क्या बोला कि ये ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई स्क्वायर, 1 से बड़ी ही वैल्यू ले रहा थीटा, तो ये सॉरी ये नहीं, एक मिनट, हाँ वही यही होगा एमएलई, ठीक है, यही जैसे और यही होगा एमएलई, क्योंकि इसका केस ऑल्सो केस जस्ट डिफरेंट, उस केस में यही होगा एमएलई। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एमएलई की बात कर रहा था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। और अब इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, उसको तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। बस क्या देखो, इसमें यूनिफॉर्मली टेस्ट तो पूछा नहीं है, साइज अल्फा टेस्ट पूछा है। साइज अल्फा प्रोबेबिलिटी निकालो, जिसकी अल्फा की इक्वल आ जाए वही आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट? जस्ट इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्रिटिकल रीजन दिया है, एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन अंडर एच नॉट, ये प्रोबेबिलिटी निकालना, और जिसकी अल्फा के इक्वल आए वो सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, 1, 2 एंड 4 आर ट्रू, 1, 2 और 4 ट्रू है। इस पे इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया है, बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन जिसको सॉल्व करना है तो ये उसका साइज निकालना जिसका अल्फा के इक्वल, क्योंकि जिसने यूनिफॉर्मली तो कहा नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली करता तो एक ऑप्शन ट्रू होता। साइज हम कई सारे टेस्ट ऐसे बना सकते हैं जिसका साइज अल्फा हो जाए। ऐसे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई सारे टेस्ट तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब भाई अगर कई सारे टेस्ट ने एग्जिस्ट करे साइज अल्फा के, तो यूनिफॉर्मली की बात ही क्या रह गई। यूनिफॉर्मली जब एक ही टेस्ट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिफॉर्म वही होगा। तो जब इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, उसने यूनिफॉर्मली की बात नहीं किया, तो ऐसे क्वेश्चन में साइज चेक करो, अल्फा के इक्वल है तो ऑप्शन वही होगा। अगर यूनिफॉर्मली कहता है तो फिर हम एक बार अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक देखते कब एमएलआर मतलब मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो जिस टेस्ट स्टैटिस्टिक में होता, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते कि हमारा यूनिफॉर्मली होगा।
तो ठीक है, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, बाकी जिसको कोई डाउट हो तो पूछ ले। किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट वाला क्या आपने बताया था, यूनिफॉर्मली वाला, फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, लास्ट में मैंने क्या बताया कि देखो इस क्वेश्चन में उसने यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट तो बोला नहीं है, यूएमपीयू टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली की बात करता है ना ये, अनबायस्ड हो गया ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, यूएमपीयू, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, राइट सर। ठीक है। तो वही तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट की अगर बात करता, ठीक है, तो अगर इसकी बात करता तो हम लोग क्या करते कि जो हम टीएक्स जो फाइंड करते हैं, ये टीएक्स कैसा होना चाहिए, एमएलआर होना चाहिए। एमएलआर मतलब मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, एमएलआर होना चाहिए ना हम टीएक्स। तो एमएलआर अगर है तो उसके बेसिस में हम लोग अपना यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिफाइन कर लेते हैं। यही तुम्हारी कर्निल रबिन थ्योरम है ना, एक थ्योरम, रबिन टेस्ट, रबिन थ्योरम, वो ये थ्योरम sir. है, ठीक है, ये थ्योरम है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसने यूनिफॉर्मली की तो बात किया नहीं है, उसने बोला साइज अल्फा टेस्ट बताओ, तो तुम साइज चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ये निकाल लो, जिसका अल्फा के इक्वल है वही आंसर हो जाएंगे, और क्या। अब वैसे अगर यूनिफॉर्मली बोलता तो इसमें तो एक ही ट्रू होता, ओनली एक्स ऑर्डर एन जिसमें होगा, और जिसमें एक्स ऑर्डर एन है और उसकी अल्फा साइज हो वही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रू होगा। अगर यूनिफॉर्मली की बात करता, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट की, लेकिन इसने तो इसकी बात सर किया नहीं। हाँ बोलो। सर यूनिक टेस्ट यूनिक होता है? अनबायस्ड होता है, लेकिन यूनिक की बात, यूनिक तो नहीं होता यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। सर अगर यूनिफॉर्मली हुआ तो दैट मीन्स कि एक ही एग्जिस्ट करेगा फिर तो सभी के लिए, अगर यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं ना, मतलब तो यही हुआ। इस क्वेश्चन पे कल डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूनिक होता कि नहीं। ओके ओके ठीक है, इस क्वेश्चन पे कल डिस्कस करेंगे कि यूनिक क्यों नहीं होता, यूनिक क्यों होगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर देखना है तो काउंटर एग्जाम्पल इन स्टैटिस्टिक जो बुक भेजे हैं उस पर एक बार सर्च करना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूनिक, उसमें डिटेल दिया होगा कि यूनिक होता है कि नहीं होता। बिल्कुल सर। वो बुक बहुत अच्छी है, जिसको इंटरव्यू देना हो वो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाए, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर एक क्वेश्चन ऐसे पूछता ही है काउंटर का, हो सकता है ना पूछ ले, मेनली मेरे हिसाब से पूछ लेते हैं वो लोग, इसलिए उस बुक के एग्जाम्पल मतलब इसमें एक्चुअली उसने काउंटर ठीक ठाक दिया कि काउंटर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। थोड़ा हाँ हाई लेवल की पड़ेगी क्योंकि उसने थोड़ा सा मेजर थ्योरी लगाया है, लेकिन जो तुम्हारे लेवल का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना ये सब पढ़ना तो वो तो पढ़ ही सकते हैं हम लोग। सर अगर कंपोजिट हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस कंपोजिट हाइपोथेसिस है थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो वहां पे यूएमपी यूई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा सर? वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है सर, तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? सर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, वहां पे कंपोजिट हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कंपोजिट हाइपोथेसिस थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है ना? यस सर। सर वहां पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? क्या बोली? थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ये क्या है तुम्हारी अल्टरनेटिव है? अल्टरनेट एंड थीटा नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट सिंपल दोनों इक्वल हैं? नहीं सर, नॉट इक्वल टू अच्छा, ये अल्टरनेट। नॉट इक्वल टू है एंड दिस इज इक्वल टू। यस सर, सिंपल नल हाइपोथेसिस इक्वल टू, और सर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है पी लैम्डा, ठीक है।
देखो तो सर पूछता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? देखो इस पे दो केस पॉसिबल है ना, एक तो थीटा तुम्हारा ग्रेटर हो यस सर। थीटा नॉट पे, और एक तुम्हारा थीटा लेस हो थीटा नॉट से। यस अब इन दोनों के लिए तुम पावर कर्व ग्राफ वो करना, स्केच करना। देखो ऐसे सर नहीं उसमें होता। सर 3 ऑप्शन थे। सर एक में दिया था कि थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, दूसरे में दिया था थीटा लेस देन थीटा नॉट, तीसरे में दिया था थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। तो पहले दूसरे में पूछा था कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और तीसरे वाले में पूछा था यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट एग्जिस्ट शायद करेगा इस कि केस नहीं। में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस पे जो ग्राफ आता है ना फंक्शन का यूनिफॉर्मली का, वो कुछ ऐसा आता है शायद। सर लेकिन ऑप्शन में दिया था कि मतलब आंसर की में दिया था कि एग्जिस्ट हाँ करेगा। मतलब देख सर लेना। वही देखो मैं अभी कंफर्म नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि देखो अगर तुम्हें कर्व खींचना पड़ेगा, अगर कर्व किसी एमएलआर की प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता है क्या? अगर जैसे पॉइजन के केस में एमएलआर तो हमारा एग्जिस्ट ही करता हाँ है। हाँ एमएलआर एग्जिस्ट करता है तो तुम बना सकते हो, लेकिन इसने दोनों की बात कर दी है ना, तो इसमें एग्जिस्ट करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग शायद वो ये ऐसा हो सकता है कि सी ग्रेटर एक्स बार ग्रेटर डी, ऐसा हो सकता है। ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन बन सकता है। लेकिन मो सर मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी हाँ हाँ सर। ठीक है, सेंड कर देना। एक दो केसों में नहीं एग्जिस्ट करता एक्चुअली में, नॉर्मल का एक केस आता है उस पर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वहां पर तुमको कर्व एक बार ड्रा ही करना पड़ जाएगा। कर्व मतलब होता है कि अगर दो कर्व इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसे कर्व बना ना, एक कर्व मान लो ऐसे बन रहा है और एक कर्व ऐसे बना है, तो कहाँ इंक्रीज कर सकता है? एक डिक्रीज कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है हाइपोथेसिस में, तो कहाँ हो सकता है? लेकिन अगर कर्व तुम्हारा ऐसा है, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। या फिर मेरा कहने का मतलब ये कर्व ऐसा है, मतलब कर्व अगर ऐसा है, होता है ना ऐसे कर्व, और एक का तुम खींचोगे एक का, तो कहाँ यूनिफॉर्मली कहाँ है? तो इस केस पे नहीं, कर्व वहां खींचो और पता करो कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक, बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व वो करना, मैं सोल्यूशन तुमको सेंड कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट है? बोलो किसी को अगर कोई डाउट और। नहीं सर। ओके तो एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सर।